अस्सलामुअलैकुम। जमात प्री महम दिन है आज, हफ्ते का तारीख है 8 अगस्त 2020। मजमून जो आप पढ़ रहे हैं वो है स्विक्स का। सबक का नाम है हुकूमत। आज हम पढ़ेंगे इसमें इंतज़ामिया और इंतज़ामिया के फ़राइज़। कल हमने आपको बताया था मुकन्ना से क्या मुराद है। यानी कि मुकन्ना एक ऐसा इदारा हुकूमत का जो कानून बनाता है या कानून से रिलेटेड जितनी भी तशरीहात हैं वो मुकन्ना का इदारा करता है। आज हम पढ़ेंगे इंतज़ामिया से क्या मुराद है और इंतज़ामिया के फ़राइज़ कौन कौन से हैं। हुकूमत का दूसरा अहम शोबा इंतज़ामिया है। इंतज़ामिया क्या करती है? कवानीन का निफाज करती है। कवानीन का निफाज करती है। इंतज़ामिया हुकूमत के तीसरे शोबे यानी अदलिया के फैसलों को अमली जामा पहनाने की भी जिम्मेदार होती है। कि जो अदलिया फैसले करता है उसको उसके ऊपर अमल दरामद करवाने की जिम्मेदार जो होती है वो इंतज़ामिया होती हैं। इंतज़ामिया अपने वसी मेनू में हुकूमत के तमाम अफराद यानी एक पुलिस के सिपाही से लेकर सरबराह मुमलिकत तक मुश्तमिल होती है। और अगर हम इसी के महदूद हिस्से में देखें, महदूद मायनों में देखें तो ये सिर्फ इंतज़ामिया के आला तरीन अरकान तक महदूद होती है। मसलन पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में सरबराह मुमलिकत वज़ीर आज़म और इसकी काबीना के वज़रा जो है वो इंतज़ामिया कहलाते हैं। जबकि सदारती निज़ाम में सदर और उसके वज़रा जो है वो इंतज़ामिया के मेंबरान या रकीन कहलाते हैं। अब इंतज़ामिया के फ़राइज़ पढ़ते हैं। आजकल जैसे कि आपको पता है जमहूरी दौर है, ठीक है। जमहूरी रियासतों में इंतज़ामिया का सबसे अहम फ़र्ज़ जो है या फरीज़ा जो है वो ये है कि मुकन्ना जितने भी कवानीन बनाती है उनका निफाज जो है वो इंतज़ामिया अमल में लेके आती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे फ़राइज़ हैं जो इंतज़ामिया सर अंजाम देती है। सबसे पहले है उसमें मुल्की नज़्म व नस्क़ चलाना। इंतज़ामिया मुकन्ना के बनाए हुए कानून को अमली जमा पहनाती है और इनके मुताबिक रियासत के नज़्म व नस्क़ को चलाने की जिम्मेदार मुल्की दिफा का इंतज़ाम करना और अंदरूनी तौर पर अमन व अमान कायम रखना, यानी कि रियासत के अंदर अमन व अमान कायम रखना इंतज़ामिया का ही सबसे बड़ा फ़र्ज़ होता है। इसके लिए वो मसला अफ़वाज और पुलिस को मुनज़्ज़म करती है, यानी कि उनके ज़रिए वो अपना काम करवाती है। कानून साजी के फ़राइज़। मुल्की दस्तूर के मुताबिक इंतज़ामिया का सरबराह मुकन्ना का इजलास बुलाने, इसे बर्खास्त करने और मुकन्ना को तोड़ने का इख्तियार रखता है, ठीक है। मुकन्ना कौन सा इदारा है जो कानून बनाता है, लेकिन जो इंतज़ामिया का जो सरबराह होता है, चाहे वो सदर है चाहे वज़ीर आज़म है, वो मुकन्ना का भी इजलास बुलाने, इसे बर्खास्त करने और मुकन्ना को तोड़ने का इख्तियार रखता है। नीज़ जब मुकन्ना का इजलास ना हो रहा हो तो वो आर्जी तौर पर आर्डिनेंस जारी कर सकता है, ठीक है। सदारती तर्ज़ हुकूमत में सदर मुकन्ना के मंजूर करदा कानून में तरमीम करने या इसे मुस्तरद करने का इख्तियार रखता है, जिसे हक़ इस्तरदाद वीटो पावर कहते हैं। यानी कि वो भी किसी से राय नहीं लेता, वो जो उसकी अपनी राय होती है जो वो बेहतर समझता है उसके तहत वो ऑर्डर जारी कर देता है। अदालती फ़राइज़। इंतज़ामिया का सरबराह मुल्क की अदलिया के जजों का तकर्रुर करता है। इसके अलावा रहम की अपील की सूरत में वो अदलिया की दी हुई सज़ा में कमी या मुजरिम को माफ़ी देने का इख्तियार रखता है। वो सज़ाए मौत को उम्र में कैद में भी तब्दील कर सकता है। अब उसके मालियाती फ़राइज़ क्या हैं इंतज़ामिया के? मौजूदा जमहूरी रियासतों में इंतज़ामिया जो है वो सालाना बजट जो साल के बाद जून में पेश किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि मुल्क में इतना बजट पेश किया है फ़लाने काम के लिए, सेहत के लिए इतना बजट है, आपके जो बाकी काम है उनके लिए इतना बजट है, ठीक है, अस्पतालों के लिए इतना बजट है, तालीम के लिए इतना बजट है। वो क्या करता है? सालाना बजट पे तैयार करके मुकन्ना से इस बजट की मंजूरी लेती है। सालाना बजट तैयार करना इंतज़ामिया की वज़ारत खजाना का काम है। इसके बाद इंतज़ामिया पूरा साल मंजूर शुदा बजट के मुताबिक मुल्क की मालियात का निज़ाम चलाती है। नंबर 5 और लास्ट पॉइंट है अमूर खारजा के फ़राइज़। अमूर खारजा यानी कि जो मुल्क की खारजा पॉलिसी होती है, कि जो दूसरे ममालिक के साथ हमारी डीलिंग होती है उसको सही खतूत पर तश्कील देती है ताकि जो बैरूनी ममालिक हैं उनसे हमारे खुशगवार ताल्लुकात कायम रहें। इसके लिए वो मुख्तलिफ इक़दाम करती है, बैरूनी मुल्कों से मुआहदात करती है। मुल्की मफाद के पेश नज़र बैनुल अक़वामी मामलात में दुरुस्त पॉलिसी वज़ा करना वज़ारत खारजा के फ़राइज़ में शामिल है। बेटा जी आज का आपका इतना ही काम है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है इंतज़ामिया से क्या मुराद है और इंतज़ामिया के फ़राइज़ क्या है, ये आपने अच्छे से
याद करना है। आपकी बुक के ऊपर भी ये मौजूद है और बाकी हेल्प आप इस वीडियो से ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today's date is 8 August and the day is Saturday। ठीक है, जनरल साइंस का हम प्री 9 का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, हमारी ज़िंदगी में कीमिया का किरदार। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है पेज नंबर आपके पास 19। पेज नंबर 19 पे आपको नज़र आ रहे होंगे ऊपर कार्बन के मरकबात की इकसाम और उनकी बतात, और नीचे पानी के बतौर मुहल्लिल खसाइस खुसूसियात पानी के पढ़ेंगे साथ हम। ठीक है, तो आइए हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। कार्बन के मरकबात की इकसाम और उनकी बतात। चूँकि कार्बन एटम कई अंदाज में एक दूसरे अनासिर से कीमियाई तरकीब बनाता है, इसलिए बेशुमार इकसाम के मरकबात होते हैं। पुराने ज़माने में ये तासुर था कि कार्बन के मरकबात से ज़िंदा अशिया के वजूद में ही तरकीब पा सकते हैं, मगर 1828 में फ्रेडरिक वॉलन ने तजर्बागाह में यूरिया तैयार करके इस तासुर की नफी कर दी। इसके बाद इंसान ने कार्बन के हज़ारों मरकबात बना डाले। इन मरकबात को नामियाती या ऑर्गेनिक मरकबात कहते हैं। ठीक है, बस 4 लाइन में कैसे डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक या नामियाती मरकबात किन्हें कहा जाता है। अब इन नामियाती मरकबात दर्ज अशिया में पाए जाते हैं। अब ये उनकी क्वालिटीज़ हैं, खसूसियात हैं, ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नामियाती मरकबात किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं। फर्स्ट, जिंदा अजसाम में, फिर हमारी खुराक और लिबास के मवाद में। ऐसे मरकबात मसलन कार्बोहाइड्रेट्स, नशास्ता, लहमियात, चरबीले मादे, हयातीन, मस्नूई रेशे यानी कि नायलॉन और रेशम की शक्ल में होते हैं। अदवाया और रंग, इनमें हर तरह की दवाएं, कपड़ा या चमड़ा रंगने के रंग शामिल हैं। फिर उसके बाद कागज़ और रोशनाई, हर तरह का कागज़ सेलुलोज से बनता है और लिखने का बाकी मवाद भी कार्बन के मरकबात से बनता है। फिर से इसके बाद है रंग और रोगन और प्लास्टिक, जो हिफाजत या सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनमें भी नामियाती मरकबात पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास है धुलाई के इस्तेमाल होने वाले साबुन और डिटर्जेंट, टायरों में इस्तेमाल होने वाली रबड़ और चमड़ा, शॉपिंग बैग, घरेलू अशिया, बिजली के सामान की केसिंग बनाने वाले और इसमें इस्तेमाल होने वाले पॉलीमर्स, इंजनों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, मसलन कोयला, पेट्रोलियम और गैस। ठीक है, ये इसकी खुसूसियात थे जिनमें बताया जा रहा है कि नामियाती मरकबात किन किन चीज़ों में। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पानी के बतौर मुहल्लिल खसाइस। पानी वो कीमियाई मरकब है जो सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसके मुख्तलिफ ख़वास हैं। इस आर्टिकल में हम इसके 2 ख़वास यानी कि कायनाती मुहल्लिल और इसकी कसाफत के बारे में बहस होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पानी बतौर आलमगीर मुहल्लिल। इसके अहम तरीन खसाइस में ये खासियत सरफहरिस्त है कि ये कायनाती मुहल्लिल है, यानी इसमें मादे की कब से ज़्यादा इकसाम हाल हो जाती है। इस खासियत के बाद इसे कायनाती मुहल्लिल कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन आपके पास आ सकती है कि कायनाती मुहल्लिल क्या होता है, यानी कि इसमें हर चीज़ जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। ज़िंदगी का पानी पर इन्हिसार इस कदर है कि हम खुराक के बगैर तो 3 से 4 हफ्ते तक ज़िंदा रह सकते हैं, मगर पानी के बगैर 3 से 4 दिनों तक ही ज़िंदा रह सकते हैं। पानी ना सिर्फ हमारी खुराक का अहम हिस्सा होता है, बल्कि इससे हमारी ग़िज़ा जिसमें हम पानी शामिल कर पका कर या खाते हैं। ठीक है जी, आज हमने जो पढ़ा है वो आपके पास है कार्बन के मरकबात और उनकी बतात। ठीक है, पेज नंबर आपके पास 19 और इसकी हमने पढ़ा है कि किस चीज़ों में ये मरकबात जो है वो पाए जाते हैं और पानी के बतौर मुहल्लिल खसाइस। ठीक है, और इसके साथ पानी के बारे में ये पढ़ें कि कायनाती मुहल्लिल किसे कहते हैं। इन
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। आपने कार्बन के मरकबात और मरकबात को अच्छे तरीके से इन पॉइंट्स को पढ़ना और ऑर्गेनिक मरकबात की डेफिनेशन को याद भी करना है। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात प्रीनहम। दिन है आज हफ्ते का, तारीख है 8 अगस्त 2020। मजमून हम पढ़ रहे होम इकोनॉमिक्स, सबक नंबर 3, ग़िज़ा और खुराक को समझना। आज हम इसमें पढ़ेंगे उम्र के मुख्तलिफ अदवार की ग़िज़ाई ज़रूरियात, इनके कबल स्कूल जो बच्चे होते हैं उनको कितनी ग़िज़ाई ज़रूरियात की ज़रूरत होती है और स्कूल जाने वाले बच्चों को किस हिसाब से ग़िज़ाई ज़रूरियात की ज़रूरत होती है। 1 से 4 साल की उम्र के बच्चे अमूमन प्रोटीन और हरारों की कमी का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चा तेज़ी से नशोनुमा पा रहा होता है, इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात में इजाफा हो जाता है। इसलिए बच्चों को इब्तिदा ही से मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएँ खाने की आदत डालनी चाहिए। 2 साल की उम्र के बच्चे बाद तकरीबन 4 ग्लास दूध रोज़ाना देना चाहिए। 3 से 4 साल की उम्र के बाद ज़रूरी ग़िज़ाओं मसलन अनाज, गोश्त, सब्ज़ी, फल और चिकनाई का इजाफा करना चाहिए और दूध की मिकदार बतदरीज कम देनी चाहिए। कबल स्कूल बच्चों को 2 खानों के दरमियानी वक्फे में फलों के जूस, दूध, दही, मौसमी फल, बिस्किट, रस और कच्ची सब्जियां मसलन गाजर और टमाटर वगैरह देकर इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। अगर 2 खानों के दरमियान का जो दौरानिया वो बढ़ जाए और बच्चे ज़्यादा देर तक भूखे रहें तो क्या होता है, उससे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, चाकू चौबंद नहीं रहते, एक्टिव नहीं रहते, खेल में या काम में उनकी दिलचस्पी नहीं रहती और उनकी नशोनुमा पर मनफी नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों को उस हिसाब से काम खाना देना चाहिए कि जो उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करे। इसके बाद है स्कूल जाने वाले बच्चे। 6 से 12 साल की उम्र में बच्चे जिस्मानी और ज़हनी तौर पर निहायत सरगर्म होते हैं। इस दौर में खेल कूद के बाद इन्हें खूब भूख लगती है। इनकी खुराक मिकदार और जिद्दत में भरपूर होनी चाहिए। बच्चे अमूमन सब्जियां खाना पसंद नहीं करते मगर ताज़ा फल शौक से खाते हैं। बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए रोज़मर्रा खुराक में निशास्तदार ग़िज़ाएँ, प्रोटीन, मदनियात और विटामिन बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको शामिल करने चाहिए। बच्चे स्कूल में दूसरे बच्चों से नई ग़िज़ाई आदत भी सीखते हैं और घर में बड़ों से असरअंदाज होते हैं इस उम्र में। इसलिए बच्चों में अच्छी ग़िज़ाई आदत पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि माहौल को खुशगवार माहौल बनाया जाए ताकि बच्चा खाना मुकर्रर वक्त पर खाए। तेज़ मिर्च मसालों से परहेज़ किया जाए और बुनियादी ग़िज़ाई ग्रोह में से मुतवाज़न ग़िज़ा का इंतखाब किया जाए। बच्चों को 4 आलू की चिप्स या फ्राइज़, ज़्यादा केचप और कोला के मशरूबात ज़्यादा नहीं देने चाहिए। किस लिए नहीं देने चाहिए? क्योंकि ये सेहत बख्श ग़िज़ाएँ नहीं है। अगर बच्चा सुबह का नाश्ता जल्दी के सबब ना कर सके तो इसके हमरा कोई ठोस और ग़िज़ाई बख्श ग़िज़ा मसलन अंडा, मुर्गी, सब्ज़ी के सैंडविच और मौसमी फल दें ताकि भूखे रहने की वजह से बच्चे की पढ़ाई मुतासिर न हो। बच्चों को बड़ों की निस्बत पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इनको आम पानी के अलावा मुख्तलिफ फलों के जूस, सूप, दूध और दूसरे मशरूबात भी दिए जा सकते हैं। खानों के दरमियानी औकात में ताज़ा फल, खुश्क फल, पनीर, बिस्किट, ताज़ा कच्ची सब्जियां और आइसक्रीम वगैरह भी दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही बेटा यहाँ पे आज का हमारा जो लेक्चर है वो शॉर्ट सा आपको 2 टॉपिक पढ़ाएंगे ताकि इसके मुताबिक आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum student. Today the date is 8 August 2020 and the day is Saturday. जमात आप लोगों की प्री नाहम, मजमून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। क्लास बुक पे देखें आप लोग, बुक पे आप लोगों का पेज नंबर 92 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्लास ये टॉपिक है। पेपर पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं आता, मींस वो एक प्रॉपर क्वेश्चन बना होता है। बुक में देखें कॉपी की तरफ, आप लोगों को मैंने 3 किस्म के सवाल यहाँ पे बना के दिखाए हैं, यानी कि इसी टॉपिक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में से ये किस तरीके से ये 3 क्वेश्चन आप एक ही जवाब याद करोगे तो 3 क्वेश्चन को आप किस तरीके से एक ही आंसर में लिख सकते हो, या ये क्वेश्चन किन तरीक़ों से पेपर में आ सकता है। देखें जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुख्तसर हालात और तबलीग व इशाअत दीन का हाल बयान करें।
सेकंड क्वेश्चन देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम की बुत परस्ती पर नोट्स लिखें। थर्ड है हज़रत इब्राहीम और नमरूद के किस्से को बयान करें। ठीक है जी, अब देखें बुक की तरफ आ जाए। फर्स्ट जो हम आप इसकी रीडिंग करेंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बुजुर्गीदा बंदे थे, यानी कि और ये क्या है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ कौन से कस्बे के बशिंदे थे? इराक़ के कस्बे ऊर के बशिंदे थे। शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को आ सकता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन से इराक़ के कौन से कस्बे के बशिंदे थे? तो ऊर वर्ड है, ठीक है जी, अलिफ पेश वाओ रे ऊर। और यानी कि इनका जो नबूवत का है वो तकरीबन 2000 साल कबल मसीह है। ठीक है जी, और ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या के जो फादर थे यानी कि अब्बू जो थे, उनका जो घर था वो शिर्क का सबसे बड़ा मरकज़ था, और उनका जो बाप था आज़र बहुत बड़ा बुत साज था। यानी कि वो चनाचा आपने जो था ना दावत हक़ का आगाज़ अपने घर से ही किया और अपने बाप आज़र से कहा। ठीक है जी, यानी कि उन्होंने दावत हक़ इस्लाम फैलाने का जो सिलसिला था उन्होंने अपने घर से ही शुरू किया। चले जी हम ज़रा देखते हैं बुक में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अज़ीमुल-शान नबी थे। कुरान अज़ीज़ की हदायत का पैगाम चूँकि मिल्लत इब्राहीमी का पैगाम है, इसलिए कुरान ने इनके वाक़यात को मुख्तलिफ़ पहराइयों में जगह जगह बयान किया, यानी कि मुख्तलिफ़ जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ है। देखें जी, यहाँ पे है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के कस्बे ऊर के बशिंदे थे। इनका ज़माना नबूवत अंदाज़न 2000 कबल मसीह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त भी थी और सितारा परस्त भी। वो ख़ुद चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से अपनी कौम की इस्लाह के लिए चुन लिए गए थे, यानी कि अल्लाह ताला ने इनकी कौम की इस्लाह के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुना था, और देख रहे थे कि शिर्क का सबसे बड़ा मरकज़ ख़ुद इनका अपना घर है, यानी कि यानी कि अल्लाह ताला को ना मानने वाले, शिर्क करने वाले, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक बुत परस्ती करने वाले सबसे बड़ा इन्हीं का घर था। और इनके बाप आज़र की बुत साजी और बुत परस्ती कौम के लिए एक महवर बनी हुई थी। इसलिए कुदरती तौर पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह ताला की तालीम पहुँचाने आप अलैहिस्सलाम ने इसी तरह कुदरती तौर पर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तालीम पहुँचाने का आगाज़ अपने घर से किया। आज़िर को इस्लाम की तलकीन की और राह मुस्तकीम दिखाई, यानी कि उनको इस्लाम की तालीम दी और उन्हें सीधा रास्ता दिखाया, लेकिन इस पर आप अलैहिस्सलाम की नसीहत का कोई असर ना हुआ। इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डराया और कहा, ए इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज ना आए तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। इसमें भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आज़िर ने हज़रत इब्राहीम को किन अल्फाज में डराया। तो क्या कहा था उन्होंने कि इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज ना आए तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। देखिए जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़िर की सख्ती का जवाब सख्ती से ना दिया और इसकी तहकीर व तज़लील ना की, बल्कि नरमी और इखलाक के साथ जवाब दिया, जनाब, अगर मेरी बात का यही जवाब है तो आज से खुदा हाफिज़, मैं खुदा के सच्चे दीन और इसका पैगाम हक़ को नहीं छोड़ सकता और किसी तरह बुतों की पूजा नहीं कर सकता। मैं आज तुझसे जुदा होता हूँ, मगर गायबाना तेरे लिए बारगाही इलाही में बख्शिश तलब करता रहूँगा। यानी उन्होंने क्या कहा था अपने बाप को कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, मैं सच्चे दीन को मानता हूँ और उसको और आपके बुतों की पूजा नहीं करूँगा। आज मैं आपसे जुदा हो रहा हूँ, लेकिन मैं आपके सामने नहीं बल्कि छुप के आपके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ ज़रूर करूँगा। ठीक है जी क्लास, आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये पढ़ना है, 2-3 दफ़ा इसकी रीडिंग करनी है और अच्छे तरीके से इसको याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब फिर आपसे इसी क्वेश्चन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास प्री नाइन्थ, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। ओके बेटा जी, डेट इज़ 8 अगस्त, डे इज़ सैटरडे, प्री नाइन्थ सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स, आर्ट्स ग्रुप। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर
Question number 3, part number 1, 2, 5 and 6 of exercise 7.1 is your diary. Okay, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट्स जो आपके बोर्ड पे लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, 5 एंड 6 पार्ट. ठीक है बेटा जी, बस सिंपल सा आज ये क्वेश्चन मतलब है, और इसके साथ आपने 7.1 कंप्लीट फुल फ्लेज रफ प्रैक्टिस भी करनी है, मतलब अपने रफ रजिस्टर पे. अच्छा, पार्ट नंबर 1 है इसका बेटा. पार्ट नंबर 1 हमारे पास है. उन्हें कहा है कि कोई अगली 4 टर्म आपने बतानी है, 12, 16, 16, 21 एंड 27. अब आप देखेंगे इन दो में क्या चीज है, 4 का डिफरेंस है, अगले दोनों में आपका 5 का डिफरेंस है. अगले दो में फर्स्ट 2 में देखिए आप बेटा जी 4 का डिफरेंस है, अगेन बता रही हूँ, इनमें 5 का है, इनमें आपके पास 6 का डिफरेंस है. इसका मतलब है अगले में 7, 8 और 6 का है. हम कहेंगे कि A1 is 12, A2 is 12 plus 4 means 16. अच्छा, A3 means 16 plus 5 equals to 21. A4 means 21 plus 6 equals to 27. A5 means 27 plus 7. 27 plus 7 आपके पास आ जाएगा, आपके पास 34. अच्छा, कितनी टर्म्स, 1, 2, 3, 4, ये गिवन है. हमने अभी A5 फर्स्ट निकाली है. A6 हमारे पास आ जाएगा 34 plus 8. 34 plus 8 is 42. A7 आप करेंगे 42 plus 9. 42 plus 9 is 51. A1, 2, 3. अब ये हमारा A8 हमारे पास आ जाएगा 51 plus 10 equals to 61. Required 4 terms are, या required term are, अच्छा कहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी 34. Required next terms are, next 4 terms are 34, 42, 51 and 61. फिर ये हमारी थी नेक्स्ट 4 terms पार्ट नंबर 1 की. अच्छा, पार्ट नंबर आपके पास है डायरी में, जैसे क्या है पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 में देखिए -2, 0, -2, 0. बल्कि आपके पास पार्ट नंबर 2 जो है 1 की, पार्ट नंबर 6 बता दीजिए. पार्ट नंबर 2 है आपके पास 1, 3, 7, 15, 31. आप देखिए 1 और 3 ठीक है, 3 और 7 4 का डिफरेंस, 7 और 15 में आप देखिए क्या डिफरेंस चल रहा है आपका. आप कैसे कह सकते हैं कि A1 हमारे पास है 1, A2 हमारे पास कैसे 3 आया. आप इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 3 सेकंड पार्ट में हमारे पास था कि A1 हमारे पास था 1, A2 था 3. देखो मैंने यहाँ पे भी आपके पास चेंजिंग कर दी है, डायरेक्ट नहीं किया. A1 में का 1 था, A2 में इसका मतलब है कि 1 में 2 ऐड हुआ, लेकिन 2 ऐड होने से चलिए 3 रिजल्ट मिल गया. A3 हमें कैसे मिला, अगर हम 2 की पावर 2 ले 4 और उसमें 3 ऐड करें तो 7. A4 हमें कैसे मिला, 15 आंसर है. इसका मतलब 7 में हमारे पास 8 ऐड हुआ. अगर हमारा ऊपर 2 की पावर, अगर हम 1 को कहें कि हम 2 की पावर 0 मींस कोई भी मैथमेटिक्स में नंबर है पावर 0 के साथ 1 के इक्वल होता है. 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 हो गया. 2 की पावर 1 के साथ 2 plus 1 3 हो गया. 2 की पावर 2 plus 3 पिछला रिजल्ट किया 7. तो 2 की पावर 3 plus 7 किया 15 जो कि A4 आ गया. A5 इट्स मीन कि A4 के आंसर में 2 की पावर 4 ऐड की तो हमारा 31 बन गया. अब हमें सीक्वेंस समझ आ गई है. A6 हमारे पास जो है A5 का आंसर प्लस 2 की पावर 5. 2 की पावर 5 पहले आप सिंपलीफाई करें 32 ऐड करें 63, फर्स्ट टर्म हमें मिल गई. A7 में 63 में आपने ऐड कर दिया 2 की पावर 6 को, तो 2 की पावर 6 64, दोनों के आंसर ऐड हो गए 127. A8 मींस कि A7 में आपने ऐड कर दिया 2 की पावर 7, दोनों रिजल्ट्स ऐड किया 255. A9 मींस कि इस A8 में आपने ऐड कर दिया 2 की पावर 8 256 जो कि रिजल्ट आ गया 511. ये हमारे पास का पार्ट नंबर इसका 2. ओके. अच्छा, पार्ट नंबर हमारे पास जो है यहाँ पे 2 कंप्लीट हुआ. पार्ट नंबर 5 सारे आपके पार्ट्स ऐसे ही मिलते जुलते हैं, कहीं तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाती है और कहीं आपके पास जो है ऐसे कैलकुलेशन. जैसे पार्ट नंबर 3 में है -1, 2, 12, 14. फर्स्ट A1 देखिए पार्ट नंबर 3 में A1 आपके पास -1 है. A2 हमारे पास कैसे है,
-1, ठीक है, -1 प्लस इसमें ऐड हुआ, आपके पास आप कह सकते हैं A1 A2 A3 A4। इसी तरह आप देखेंगे सीक्वेंस में क्या चेंजिंग चल रही है, इसके अकॉर्डिंग आप पार्ट इसके रिमेनिंग कर लेंगे, ठीक है। अब डायरी में आते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपके पास है 4 8 12 16, ठीक है, अप टू 100। हम कह सकते हैं कि A1 हमारे पास 4 है, A2 हमारे पास है 8, A3 हमारे पास है 12, A4 हमारे पास है 16, A5 मींस के 20, A6 मींस के आपके पास आ जाएगा 24, A7 मींस के 28, A8 मींस 32। First four given थी, A5, A6, A7 and A8 is the required next 4 terms. Clear? अच्छा, पार्ट नंबर 5 है हमें कंप्लीट हुआ और इसके बाद है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में ओके बेटा, पार्ट नंबर इसका जो है 6 है। A1 -2 A2 0 4 A4 is 6 A5 is 6 A6 is 8 A7 is 10 1 2 3 4 5 6। A1 -2 A2 is 0 A3 is 4, अच्छा, A4 is 6 A5 is 6 again 6 A5 is 8 A6 is 10। अब A7 में पता है 12 होगा, A8 हमारे पास होगा 14, A9 हमारे पास होगा 16 और A10 हमारे पास हो जाएगा 18। क्लियर? ये हमारी नेक्स्ट 4 टर्म्स रिक्वायर्ड आ गई। रिक्वायर्ड आप लास्ट में लिखिएगा, रिक्वायर्ड नेक्स्ट 4 टर्म्स आर 12 14 16 एंड 18। ठीक है बेटा, ये हमारा था सैटरडे की डायरी। यहाँ पे हमारी सैटरडे की डायरी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट डायरी के साथ मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।